जापान की बस की एक खौफनाक कहानी। इस कहानी में बस के अंदर वो भयावह हादसा और उस बच्चे और माँ की चीख पुकार। इस कहानी को अगर आप आज सुनेंगे तो आप ध्यान रखिएगा, कहीं डर न जाएं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए सच्ची कहानियों के लिए। और आज सुनाते हैं आपको दिल दहला देने वाली एक खौफनाक रात बस की जापान की कहानी। आइए शुरू करते हैं। उस परिवार के अंदर आपको बताना चाहेंगे कि एक महिला था और उसके पति रॉबर्ट और उसका बेटा उनके साथ में रहता था। बेटा अभी ज़्यादा बड़ा नहीं था, अभी स्कूल की शिक्षा प्राप्त कर रहा था। वो क्लास 6th में था और जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनके जीवन में हादसा हुआ था, तो कोमिला का जो हस्बैंड था वो कुछ समय पहले ही एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया था। महसूस हो गई और वो समझ गई थी कि अब उसे एक नए प्रोजेक्ट का काम मिला। और जैसे कि वो एक प्रोजेक्ट वर्क करती थी, इंजीनियरिंग का उसका जॉब था, तो अभी ज़्यादा समय हालांकि उसे नहीं हुआ था, लेकिन उसे एक कंसाइनमेंट पे अच्छा प्रोजेक्ट प्लान मिला था। अगर वो उसे करती तो उसकी घर की ज़रूरतें अच्छे से वो पूरी कर सकती थी। जैसे कि वो अकेली थी, अब उसके हस्बैंड के बाद उसका बोझ उठाने वाला कोई नहीं था, तो उसने सोचा कि इस डिसीज़न को मुझे लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उसे अपने और अपने बच्चे का भविष्य अब खुद ही संवारना था। तो वो इस कंसाइनमेंट को करने के लिए जापान शिफ्ट होने के लिए तैयार हो गई। और इस कंसाइनमेंट बात हुई तो बॉस ने कहा ठीक है, हम तुम्हारे डॉक्यूमेंटेशन सब रेडी करवा देते हैं। बाकी उसने अपने बच्चे को साथ ले करके वहाँ जाने का फैसला कर लिया। हालांकि ये इतना आसान नहीं था एक नए देश में जाना, तो हालांकि उसे बहुत खुशी तो नहीं थी, लेकिन वो जानती थी कि अगर वो ये काम करती है तो उसके जीवन में कुछ स्थिरता आ जाएगी। वो जिन परेशानियों से गुजर रही है, जिन फाइनेंशियल कंडीशन के वो इस समय हालात के इस समय गवाह बन चुके हैं, तो उससे वो लोग बाहर आ जाएंगे। ये सोचते हुए वो इस फैसले पे तैयार हुई। और जब पूरे कागज़ों की कार्रवाई पूरी हुई तो वो यहाँ से बाई फ्लाइट जापान के लिए निकल गई, अपने बच्चे को अपने साथ लेकर के एक नई ज़िंदगी की तरफ। लेकिन क्योंकि उसे नहीं पता था कि शायद बदकिस्मती अब भी उसका पीछा करेगी, शायद जापान तक भी उसे चैन की सांस नहीं लग पाएगी। लेकिन जब भी हम किसी नए काम को करते हैं, छोड़ करके अपने देश को छोड़ करके वो एक नई जगह जा रहा था अपनी माँ के साथ। जब वो वहाँ पे गया तो उसका एडमिशन कराने के लिए उसे इवनिंग क्लासेस भी लगाई बच्चे को पढ़ाने के लिए, क्योंकि नए माहौल में, नई जगह पे, नई लैंग्वेज के साथ एडजस्ट कर पाना छोटे बच्चे के लिए इतना भी आसान नहीं। वो महिला को वहाँ पे काम करने के लिए कोमिला को शाम हो जाती थी, कभी उसे 9 भी बज जाते, कभी 12 भी बज जाते। तो इस तरह से उसने घर में एक केयर टेकर भी लगाई हुई थी जो कि बच्चे का ध्यान रखती थी। और जब वो वहाँ पे पहुँचे तो हालांकि सारी चीज़ें नॉर्मल ही चल रही थी। वो अपनी जॉब पे जाने लगी, धीरे धीरे बच्चा भी थोड़ा चीज़ों को समझने लगा। वो समझने लगा माँ पे अब पहले जितना समय मेरे लिए नहीं है। लेकिन बच्चे ने फिर अपनी और चीज़ों में अपना मन लगाना चालू करा। उसे कुछ लैंग्वेज क्लासेस के लिए, कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए, और इवनिंग में स्कूल का टाइम उसका मिला था उसे, तो उसे भी रात को देर हो जाया करती थी एक्टिविटीज़ के साथ, क्लासेस करते हुए, ट्यूशन्स पढ़ते हुए वापस आने में। आप कह सकते हैं कि शायद अब दोनों की लाइफ पहले से ज़्यादा बिजी हो गई थी। दोनों सुबह के समय मिल लेते थे, या फिर रात को अगर वो आती थी उसकी माँ जल्दी तो दोनों बात कर लिया करते थे। जब वो रात को अपने बेटे को लेने के लिए जाती तो हमेशा उससे एक ही बात कहती, तो मेरे बिना कभी रोड पे बाहर निकल के मत आना, चाहे मुझे कितनी भी देर हो जाए। लेकिन एक दिन उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही थी, चिंटू की जब एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही थी तो कोमिला ने फ़ोन करके कहा वहाँ क्लासेस में कि मुझे कुछ देर हो जाएगी शाम को घर आने में, तो मैं अपने बेटे को वहीं से पिक करूँगी, आप उसे प्लीज़ अकेला मत जाने देना। शायद उसकी माँ कुछ जानती थी जो चिंटू नहीं जानता था। चिंटू हमेशा कहता था, माँ आप मेरी चिंता मत किया करो, आप इतना परेशान मत रहा करो, मैं खुद भी जा सकता हूँ। बच्चों से मेरी बात हुई थी, घर तो मेरा ज़्यादा दूर नहीं है, जैसे और बच्चे चले जाते हैं वैसे मैं भी चला जाऊँगा। लेकिन उसकी माँ ने उसे एक ही बात कही, बेटा आप नए हो, आपको अभी यहाँ की चीज़ों के बारे में नहीं पता है, तो आप मेरा वेट करना, और जब तक मैं ना आ जाऊँ तब तक आप कभी घर के लिए मत निकलना। लेकिन चिंटू कहाँ समझने वाला था, भोला भाला बच्चा ही तो था। उसने इस बात को नज़रअंदाज किया। उसने सोचा माँ मेरी बहुत परवाह करती है और ऐसी क्या ही बात होगी। वहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा ही था, मार्केट्स, रोड्स, सब कुछ उसे बहुत नया सा दिखता था, अच्छा दिखता था, वेल ऑर्गेनाइज्ड था।
तब एक दिन क्या हुआ कि उसकी माँ काफ़ी लेट हुई और उसने फ़ोन किया। वहाँ पर एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही थी उस समय चिंटू की। हमने कहा कि देखिए आज मुझे देर हो जाएगी, कृपया आप उसे बिठा के रखिएगा, मैं आ जाऊँगी। तो उन्होंने कोचिंग का जो उसका एक्स्ट्रा क्लासेस जहाँ चल रहा था, उन लोगों ने बोला कि देखिए ये सेंटर जो है वो 9 बजे के बाद बंद हो जाता है, तो आपके कहने पे हम कुछ देर वेट कर लेंगे, लेकिन प्लीज़ आप कोशिश करिएगा आप जल्दी आ जाएं। इसी बीच में फ़ोन काट दिया गया और उसकी माँ ने इस शब्द को ध्यान से नहीं सुना, क्योंकि उसकी माँ ने अपनी बात बोल के फ़ोन रख दिया और उन्होंने अपनी बात बोल के। कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग भी ऐसे हालात पैदा कर देती है जो लोग समझ ही नहीं पाते। फिर क्या था, रात होती चली गई, 9 बज गए। सेंटर बंद होने के समय उन लोगों को ये बात ध्यान ही नहीं रही कि शायद चिंटू के लिए और ज़्यादा वेट करना चाहिए था। जैसे बाकी बच्चे थे वैसे ही चिंटू भी वहाँ पे था। उन लोगों ने 9 बज के 10 मिनट के बाद सेंटर को क्लोज़ कर दिया। चिंटू बेचारा वहीं खड़ा रहा। धीरे धीरे फ्रेंड्स बोले चलो चिंटू तुम हमारे साथ चलो। कुछ बच्चे अकेले भी जाया करते थे, तो उन्होंने उसका थोड़ा उत्साह बढ़ाया। उन्होंने कहा कुछ नहीं है, यहाँ से हमारे साथ चले चलना, आगे से तुम्हें अपने घर के लिए बस मिल जाएगी। तो उन्होंने उस बस का नंबर भी उसे बता दिया। तब क्या था, चिंटू थक चुका था। उसके बाद कोई ऐसा फ़ोन भी नहीं था जिससे उसकी माँ की बात हो पाती। सेंटर वालों ने भी कुछ नहीं बताया था, तो उसे लगा शायद माँ बिज़ी हो गई होगी। उसने सोचा कि अगर मैं आज पहुँच जाऊँगा तो शायद माँ को रोज़ रोज़ ये तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ेगी। ऐसा सोचते हुए चिंटू आगे की तरफ बढ़ गया और बच्चों के साथ जाने लगा। बच्चों ने कहा कि चिंटू तुम्हें ज़्यादा समय तो नहीं हुआ है, लेकिन तुम्हें रोड तो याद है ना? तो चिंटू बोला हाँ मैं तो रोज़ ही जाता हूँ, तो रोड याद करता जाता हूँ। इसी बात पर वो लोग आगे की तरफ बढ़ते रहे। जब वो लोग रोड से आगे की तरफ बढ़ रहे थे तो वहाँ पे एक टैक्सी वाला आया जिसमें बच्चों ने अपने अपने एरिया का कोड बताया और वो वहाँ के लिए बैठ गए और चिंटू भी उनके साथ बैठ गया। उन्होंने कहा कि वहाँ से तुम बस में चले जाना और हम लोग अपने अपने लोकेशन पे उतर जाएंगे। उनके घर से थोड़ा सा दूर बस का स्टॉपेज था जो कि चिंटू को बता दिया था। चिंटू भी हमेशा जाते हुए रास्ते में देखा करता था कि कहाँ बस का स्टॉप है, कहाँ क्या शॉप है। तो काफ़ी बच्चे को नॉलेज तो थी, वो चाहता भी था, उसने हिम्मत भी करी क्योंकि वो चाहता था मैं अपनी माँ का कुछ दुख बांट सकूँ। मेरी माँ अकेले परेशान होती है मेरे लिए, तो मैं थोड़ा जिम्मेदार बन जाऊँगा तो मेरी माँ को अच्छा लगेगा। बच्चे के दिल में कोई पाप नहीं था। बेचारा मासूम सा छोटा बच्चा अपनी पढ़ाई करते हुए हंसता खेलता गाड़ी में बैठा हुआ था, होमवर्क करता हुआ जाने लगा। धीरे धीरे सारे बच्चे अपने अपने रास्ते उतर गए। उनके घर आ गया था और उसे बाय करके अपने घर की तरफ चल पड़े। सभी काफ़ी खुश थे। धीरे धीरे अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया। अब लगभग 10 बजने को ही आए थे। उसके बाद उस टैक्सी वाले ने उस बच्चे को बस स्टॉपेज के पास उतार दिया और उसे समझा दिया बस आएगी उसमें बैठ के चले जाना, ज़्यादा बसें तो इस समय नहीं चल रही हैं। तो उसके बाद चिंटू ने बोला ठीक है भैया, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ, मैं चला जाऊँगा। फिर उसके बाद वो वहाँ पे खड़ा रहा। कुछ समय बाद वहाँ पर बस तो नहीं आई, लेकिन वहाँ पे एक लड़की आई जिसका कि चेहरा काफी बालों से ढका हुआ था। बहुत बेहद खूबसूरत बाल थे और लड़की भी बहुत अच्छी थी। जब चिंटू के पास वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगी तो चिंटू को कुछ डर का एहसास हुआ। अचानक ही वहां के जो रोड लैंप्स थे वो बंद हो गए। बारिश बहुत तेजी से अचानक पड़ने लगी और बिजली कड़कने लगी। चिंटू को थोड़ा डर सा लगने लगा क्योंकि आसपास और कोई नहीं दिख रहा था, लेकिन वो जो दीदी उसे दिख रही थी वो अचानक धीरे धीरे उसके पास बढ़ रही थी। उसे ऐसा लगा शायद मैं अकेला नहीं हूँ तो मुझे डरना नहीं चाहिए, कम से कम मेरे पास एक दीदी तो है। लेकिन वो दीदी को चेहरे को ठीक से नहीं देख पा रहा था, इसलिए उसे बिजली और पानी की वजह से डर लग रहा था। जब वो दीदी उसके पास आई तो उसने पूछा दीदी आप कौन हैं? तो उसने बोला तुम मुझे ये बताओ मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ। तभी बिजली जोर से कड़की और वो चिल्लाया मुझे डर लग रहा है। जैसे उसने ये बात बोली तो वो उसके क्वेश्चन को ठीक से सुन नहीं पाया था। शायद लड़की ने कुछ पूछा था लेकिन बिजली की गड़गड़ाहट में आवाज़ छुप गई थी। वो बोली तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो जब उसने ये बोला तो वो बोलता है
कि मैं पढ़ाई करके आ रहा हूँ और मुझे घर के लिए जाना है, आज मेरी माँ मुझे लेने के लिए नहीं आ पाई, शायद वो ऑफिस में बिजी हो गई होगी। तो उसने बोला अच्छा। तभी बिजली फिर से जोर से कड़की तो वो बच्चा बहुत डर गया। तो उसने बोला डरो मत। तो बोला मुझे पानी में और बिजली कड़कते हुए में डर लगता है और आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरी माँ मुझे लेने नहीं आई और मैं यहाँ अकेला खड़ा हूँ। तब उसने बोला कि मैं जो तुमसे पूछूंगी तुम उसका जवाब दोगे क्या? तो उसने बोला हाँ दीदी, अगर मैं सही जवाब दे पाया तो ज़रूर दूंगा। लेकिन वो बच्चा अंदर से डर रहा था, जैसे कि वो चाहता ही नहीं था उसके सवालों का जवाब देना। वो सुन तो चुका था, शायद उसने पहले भी पूछा था कि मैं कैसी लग रही हूँ, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया था। तभी अचानक जोर से बारिश जो पड़ रही थी वो और तेज हो गई और अब चिंटू को डर सताने लगा। वो चाहता नहीं था उसके किसी भी सवाल का जवाब देना, तो शायद इसलिए बार बार बातें घुमा रहा था। मैं आपको बताना ही भूल गई, चिंटू को बातें घुमाना बहुत अच्छे से आता था, क्योंकि जब भी उससे कोई सवाल ज़्यादा करता था, फादर के जाने के बाद उसके दिल में डर समा गया था। वो बातों को घुमाने लगता था। उसके सामने जो खड़ी थी वो नहीं जानता था वो कौन है, क्योंकि उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, इसलिए वो उससे भी डर रहा था। वो नहीं चाहता था उससे कोई बात करना, लेकिन मजबूरी थी, क्योंकि वहाँ उन दोनों के सिवा कोई था ही नहीं। फिर अचानक वहाँ पर बस आकर रुकी। जैसे ही बस आई तो चिंटू जल्दी से कूद के उस बस में चढ़ गया। अब क्या था, वो जो दीदी उसके पास खड़ी थी वो भी उस बस में चढ़ गई, लेकिन चिंटू उनसे दूर जाकर के एक आंटी के बगल में बैठ गया, जिससे कि वहाँ पे वो ना आ पाए, क्योंकि चिंटू को बहुत डर लग रहा था। सभी का चेहरा साफ दिख रहा था, लेकिन उनका नहीं दिख रहा था। तब क्या था, वो बस में चढ़ गए। अब बस इतनी बारिश में, जोरदार बारिश, कड़कती हुई बिजली आगे की तरफ जाने लगी। धीरे धीरे वक्त की घड़ी बढ़ती जा रही थी और अंधेरी रात बहुत ही भयावह थी। बस के अंदर बहुत ज़्यादा भी भीड़ नहीं थी, लेकिन चिंटू समझदार था। वो जानता था अगर खाली सीट पे मैं जाके बैठूंगा तो दीदी फिर मेरे पास बैठ जाएगी और पता नहीं क्या ही मुझसे पूछेगी, और पता नहीं मुझसे गुस्सा हो गई तो। इस वजह से वो एक आंटी के बगल में विंडो वाली सीट पे जाके बैठ गया, जिससे कि वो दीदी उसके पास ना आ सके। जब वो वहाँ बैठ गया तो अब उसकी मजबूरी थी किसी और के साथ बैठना। वो उसे देखता रहा। चिंटू देखने की कोशिश कर रहा था कि उनका चेहरा क्यों नहीं दिख रहा है। इतने में ही अचानक बस आगे की तरफ से बहुत जोर से टर्न करती है, और जो वो चिंटू की दीदी उसके साथ पीछे पीछे चढ़ी थी वो किसी और से बात करने लगी। चिंटू इन सब चीज़ों को देख रहा था। चिंटू ने देखा कि वो दीदी के पास एक लड़का खड़ा हुआ था। उसने उससे कुछ सवाल किया। शायद चिंटू समझ गया था ये वही सवाल था जिसका जवाब वो नहीं देना चाहता था, क्योंकि चिंटू ऐसा ही था, जल्दी किसी के सवाल का जवाब नहीं देता था। उसको डर लगता था कि अगर कहीं गलत हुआ तो मुझे डांट ना पड़े, क्योंकि बच्चे स्कूल में अक्सर डर जाते हैं कि कोई सवाल पूछा गया, आंसर नहीं आया तो शायद डांट पड़ेगी। जब उस लड़के ने उससे कहा जवाब के रूप में कुछ, तो चिंटू सुन तो नहीं पाया, लेकिन उसने अपनी आंखों से देखा कि वो जो दीदी थी उसने अचानक से उस लड़के को उसके चेहरे के बाल हटा करके उससे पूछा कि क्या चिल्ला चिल्ला के मैं तुम्हें खूबसूरत लगती हूँ। तब ये सारी बातें बस के और भी लोग सुन रहे थे। बस में हालांकि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, कुछ ही लोग थे। तो उस लड़के ने बोला कि आप कैसे खूब सवाल कर रही हैं मुझसे। तो उसने बोला कि जो मैंने तुमसे पूछा है वो तुम मुझे बताओ, क्या मैं तुम्हें खूबसूरत लगती हूँ। अब ये बात सभी सुन रहे थे। हालांकि जो लोग जापान के थे वो लोग इन बातों को जानते थे, और जैसे ही ये वाली बात हुई तो लोगों ने जोर जोर से चिल्लाना चालू कर दिया। लेकिन वो लड़का तब तक जवाब दे चुका था। उसने बोला हाँ, और उस लड़की ने अपना मास्क उतार दिया, और जब उसने अपना मास्क उतारा तो सब लोग चीखने चिल्लाने लग गए। और लड़के ने फिर दोबारा उसने पूछा अब भी तुम्हें मैं खूबसूरत लगती हूँ। तो उस लड़के ने पूछा। उस चेहरे को देख के चिंटू बेहद डर गया था, क्योंकि उस लड़की का चेहरा बहुत खराब था। उसके चेहरे पे चाकू से उसके गाल कान तक कटे हुए थे। उसे देख करके चिंटू को तो जैसे बुखार ही आ गया और वो सर से पांव तक कांपने लगा। तभी पास वाली आंटी ने उसकी आंखें
अपने हाथों से ढक दी, क्योंकि वो बहुत छोटा था तो उस आंटी को उस मासूम से चिंटू पे दया आ गई होगी। फिर क्या था, वो जो उसकी दीदी थी, जिसे वो अभी तक दीदी समझ रहा था, उसे देख के वो डर गया। वो समझ गया ये तो बहुत ही डरावनी है, और उसने जैसे ही लड़के ने जवाब दिया कि हाँ तुम अभी भी खूबसूरत हो, क्योंकि उसने ये जवाब दिया तो उसने उसका भी चेहरा अपने जैसा करके उसे मार दिया, और सब लोग वहां चीख पुकारने लग गए। इतने में ही क्या था, बस रोकी गई और सब भागने के लिए तैयार थे, और वो लड़की जैसे कि गायब सी हो गई। कुछ लोग ये जानते थे तो वो पोमेट बोल करके पोमेट 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 3 बार, तो वो वहां से भागने में कामयाब हुए। इतने में ही क्या था, चिंटू बहुत घबराया हुआ सा उन आंटी की ही गोद में था। आंटी ने उसे पकड़ लिया था। लोग बस से निकल के भागे, बस वहीं रुक भी गई। उसके थोड़ी देर बाद चिंटू के पास एक कार आके बहुत तेजी से रुकी, और जैसे ही वो कार रुकी तो उसमें से उसकी माँ निकल के आई। उसने ये सब देखा और वो डर गई। तभी वहाँ के लोगों ने बोला कि कृपया हमें लिफ्ट दे दीजिए, जिससे कि हम यहाँ से जल्दी से दूर जाके ये कंप्लेन करवा सकें और यहाँ से हम अपनी बस को निकाल सकें। अब क्या था, उसकी माँ ने उन्हें लिफ्ट दी और वो लोग आगे की तरफ बढ़ गए, और तब सारा किस्सा उनको मालूम पड़ा। वो जो लड़की चिंटू को मिली थी, उसका नाम था क्यूची साकियोना, और उससे एक बार मिलने के बाद सब लोग यही दुआ मनाते हैं कि जीवन में वो दोबारा ना मिले, क्योंकि एक बार तो आप उससे पोमेट 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 3 बार बोल के बच सकते हैं, लेकिन उसके बाद अगर वो आपको मिल गई तो वो आपको नहीं छोड़ती है। और ऐसा ही कुछ अब चिंटू के साथ भी होने वाला था। तब उसकी माँ ने इन बातों को सुना और उसने सोचा कि अब तो चिंटू को सब मालूम हो गया है। इसी बीच उन लोगों के छोड़ने का वक्त भी हो गया था। सारे लोगों को उतारने के बाद उसकी माँ टैक्सी में अपने बेटे के साथ अपने घर की ओर बढ़ चली, और जब वो अपने घर की तरफ पहुंची तो उसने रास्ते में बच्चे से प्यार से समझाया, बेटा डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, थोड़ा सा देर मुझे आज हो गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तब चिंटू बोला, नहीं माँ, आपकी गलती नहीं है, आपने तो मुझे समझाया था, लेकिन मैं ही नहीं समझा। मैंने सोचा कि मैं थोड़ा जिम्मेदार बनूंगा तो शायद आपकी तकलीफ़ कम हो जाएगी। आप कितनी मेहनत करती हो हम दोनों के लिए, लेकिन मैं आपका साथ नहीं दे पाया। उसकी माँ रोते हुए बोली, नहीं बेटा, आपने बहुत हिम्मत दिखाई और आपने आज ये साबित कर दिया कि आप बहुत होनहार हो, लेकिन कुछ चीज़ें आप नहीं जानते हो। मैं नहीं चाहती थी इस बारे में बताना। तब वो बोला, क्या माँ आप उन दीदी के बारे में जानती थी? तो उन्हें बोला, हाँ बेटा, मैं यहाँ आने से पहले मुझे मेरे बॉस ने सब कुछ बताया था, इसलिए मैंने आपसे बोला था कि कभी भी मैं अगर नहीं आऊँ तो आप वहीं रहना, वहाँ से बाहर मत निकलना। तुम मेरा इंतज़ार करते तो शायद मुझे देर तो हुई थी, लेकिन मैं तुम्हें वहीं से लेने आ जाती। तब वो बोली, गलती मेरी ही है, मुझे ही ज़्यादा देर हो गई। तुम 9 बजे के बाद मेरा वेट करते भी तो कितना, अब देखो रात के 11 बजने वाले हैं, बहुत देर हो चुकी है। काश मैं अगर जल्दी आ गई होती तो तुम्हें इतना भयानक मंजर नहीं देखना पड़ता। मेरी ही सारी गलती है, मैं अपनी जिम्मेदारी उठाने में शायद सफल नहीं रही, लेकिन अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि दोबारा अगर वो तुम्हें मिल गई तो। तभी चिंटू बोलता है, नहीं नहीं माँ, ऐसा नहीं होगा, आप परेशान ना हो। तो इसके बाद ड्राइवर ये सारी बातें सुन रहा था, तो ड्राइवर ने बोला कि मैडम, आप दोबारा उस क्यूची साकियोना से ना ही मिलो तो ही अच्छा है, क्योंकि एक बार तो वो किसी को इन 3 शब्दों को बोलने से छोड़ देती है, लेकिन दूसरी बार अगर आपसे वो मिल गई तो फिर ये शब्द भी किसी काम नहीं आते हैं, क्योंकि एक ही बार आप उससे बच सकते हो, दूसरी बार वो आपको बचने नहीं देती है। ये मौका आपको नहीं मिलेगा, आप भाग नहीं पाओगे। तो वो बोलती है कि ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि मैं अब इसको अकेला नहीं छोड़ूंगी और ना ही ऐसा कोई वक्त आएगा। फिर क्या था, फिर वो अपने घर आई, उसका बुखार बहुत बढ़ गया था, चिंटू बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, चिंटू का इलाज चला और फिर चिंटू पहले की तरह अच्छा हो गया। इस बार चिंटू और माँ दोनों साथ में अच्छा वक्त बिताने लगे। काफ़ी चीज़ों को पोमिला ने मैनेज कर लिया था, लेकिन उस रात का भयानक सीन दोनों को बहुत डरा देता था। चिंटू को कई बार अचानक से बुखार भी हो जाया करता था। अब पोमिला को लगा कि मुझे अपना कंसाइनमेंट जल्दी पूरा करना चाहिए, जितनी जल्दी प्रोजेक्ट वर्क पूरा होगा तो शायद मैं यहाँ से ट्रांसफ़र ले पाऊँगी।
क्योंकि अब वो ये चाहती थी कि हमारा दोबारा सामना उससे ना हो, लेकिन तकदीर को जो मंजूर होता है वो तो होना ही होता है। फिर क्या था, वो पूजा पाठ भी करती थी, भले ही जापान में रहती थी, लेकिन अपने रीति रिवाज से कभी भी पोमिला पीछे नहीं हटी थी। एक दिन फिर से वही हुआ जिसका उसे हमेशा से डर सता रहा था। पोमिला 9 बजे के बाद फ्री हुई, तब उसकी रूह कांप गई जैसे। उसने सेंटर पे कॉल लगाया, सेंटर बंद हो चुका था क्योंकि 6 बजे से मीटिंग चल रही थी। जब 6 बजे से मीटिंग थी तो वो फ़ोन नहीं कर सकती थी, और जब 9:15 पे वो फ्री हुई तो 9 बजे सेंटर बंद हो जाता था। और हमेशा की तरह वही हुआ, सेंटर बंद हो गया। लेकिन इस बार चिंटू अपने दोस्तों के साथ गया नहीं। उसने 9:30 बजे तक अपने दोस्तों को अपने साथ ही रोके रखा, उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरे साथ रुक जाओ। आखिरी बार मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था और मैं नहीं चाहता कि इस बार भी मैं अकेले जाऊं और मेरे साथ फिर से ऐसा कुछ हो। लेकिन फिर क्या था, सारे दोस्त बोलने लगे कि अब हमें तो घर जाना ही पड़ेगा। अगर तुम यहाँ अकेले खड़े रहना चाहते हो तो तुम यहाँ खड़े होकर अपनी माँ का इंतज़ार कर सकते हो। लेकिन अब सारी दुकानें जैसे बंद सी होने लगी थी, उस एरिया में सन्नाटा सा छाने लगा था, और जैसे कि अंधेरा और सर्द रात सी। तो उसमें थोड़ा सा डर फिर से चिंटू को लगने लगा, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को देख लेते हैं तब हमारे अंदर ज़्यादा डर होता है। पहले चिंटू साहस इसलिए दिखा पाया, शायद उसने उसे देखा नहीं था, लेकिन अब वो सब कुछ देख चुका था और सब कुछ जानता था। तब क्या था, अब चिंटू को वहाँ रुकना तो बिल्कुल भी गवारा नहीं था, क्योंकि आप अनजाने में तो शिकार बन सकते हैं, लेकिन जानकर कभी अकेले में रुकना भी आपके लिए किसी हादसे से कम ना होगा। जापान के अंदर के लोग क्यूचिज़ाकी ओना का कभी भी सामना करना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो जानते हैं अगर वो दूसरी बार फिर मिलती है तो किसी को छोड़ती नहीं। लेकिन क्योंकि अब चिंटू के दोस्त जाने लगे थे तो चिंटू ने फैसला लिया, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूँगा, मजबूरी है। फिर उसकी माँ को बहुत बुरा लग रहा था, वो भी जल्दी जल्दी वहाँ से निकलने की तैयारी में थी। उसने जल्दी से पेपर सबमिट किए वहाँ पे और टैक्सी करके घर की ओर निकलने और रास्ते से चिंटू को लेने के लिए निकल पड़ी। लेकिन इसी बीच में गाड़ी अचानक से ख़राब हो गई। आज शायद जैसे कि पोमिला की किस्मत उसके साथ ही नहीं थी, लेकिन वो भगवान को याद करती रही और पोमिला ने हनुमान चालीसा पढ़ के हनुमान जी से प्रार्थना की कि वो उसके बच्चे की रक्षा करें। उसने अपने पति को खो दिया था, उसे बहुत गम था और वो चाहती थी कि मैं मेरे बेटे को ना खो दूँ, इसलिए वो अपने बेटे के लिए प्रार्थना करने लगी। उसने भगवान से प्रार्थना करते 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 वो वक्त निकाला। इतने में ही गाड़ी जो कि ख़राब हुई थी अचानक से ठीक हो गई। न जाने ऐसा क्या चमत्कार था, ऐसा लग रहा था एक माँ की प्रार्थना शायद भगवान सुन रहा है। और इधर जैसे कि चिंटू अपने दोस्तों के साथ निकला था, फिर उसके साथ वही हुआ। टैक्सी से सारे बच्चे उतर गए। उधर उसकी माँ उसके लिए प्रार्थना करती ही जा रही थी। जो गाड़ी उसकी ख़राब हुई थी वो अचानक ही ठीक हो गई। उस गाड़ी के लिए जो घंटों लगने वाले थे वो शायद जल्दी ही मिनटों में काम हो गया। ड्राइवर भी कहने लगा, आपकी जो भी प्रेयर है उसमें शायद शक्ति तो है, क्योंकि गाड़ी इतनी जल्दी ठीक होने वाली नहीं थी मैडम, कम से कम 2 घंटे हमारे इसमें जाते ही जाते। तब पोमिला बोली कि हाँ, हमारे भगवान हैं ही ऐसे दयालु, और मेरा छोटा सा बच्चा है, उसको लेने के लिए मुझे जल्दी है। अगर मैंने उसे नहीं लिया तो फिर पता नहीं क्या ही होगा। तब फिर वो ये कह के गाड़ी को जल्दी से स्टार्ट करता है और आगे की तरफ वो जाते हैं। जब वो रास्ते में जाते हैं तो यही दुआ करती है उसकी माँ कि भगवान इतनी कृपा तो आपने करी है, आज मेरे बच्चे की रक्षा करना, क्योंकि मेरी सारी जान उसी में अटकती है। मेरे परिवार में अब केवल वो ही मेरे साथ है। फिर क्या था, गाड़ी अपनी स्पीड से दौड़ रही थी और उधर वो अब बस के लिए स्टॉपेज पे पहुंच चुका था। टैक्सी से उतरते हुए शायद चिंटू जैसे कि कांप रहा था, क्योंकि चिंटू को यही लग रहा था कि अगर अब वो मेरे पास दोबारा आई तो मैं क्या ही करूँगा। अब ये 3 शब्द बोलने के सिवा मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है। तब चिंटू ने सोचा कि ये 3 शब्द कोमेट बोलने से पता नहीं क्या ही होता होगा, लेकिन इतना तो तय है कि मैं बहुत ज़ोर से भाग लूँगा। क्योंकि वो बच्चा था तो अपने हिसाब से ही सोच रहा था। तब चिंटू ने भी हनुमान जी की बहुत पूजा घर पे माँ को करते देखा था, तो उसने भी भगवान जी के हाथ जोड़े और कहा, मुझे साहस देना, अगर वो दीदी फिर से मेरे पास आई तो मुझे बचा लेना, क्योंकि मुझे मरने से डर नहीं लगता, लेकिन मेरी माँ मेरे लिए बहुत दुखी हो जाएगी और उनके इस दुनिया में मेरे अलावा है ही कौन।
अब पापा भी तो हमारे साथ नहीं है। शायद जैसे कि भगवान सुन ही रहा था दोनों की। उन दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए इतना तुलनीय था कि शायद भगवान को सुनना ही था। फिर क्या, वही हुआ। क्योंकि साकी ओना फिर से आई, और जब वो इस बार आई तो इस बार चिंटू सब कुछ जानता था। चिंटू बुरी तरह कांपने लगा, और इस सुनसान सड़क पे उन दोनों के सिवा वहाँ कोई नहीं था। उसके पास कोई और चारा नहीं था वहाँ खड़े रहने के सिवा, क्योंकि जब तक बस नहीं आती तब तक चिंटू भाग के जाता भी कहाँ। जैसे कि उसके पाँव एकदम जड़ हो गए थे। चिंटू ने बहुत हिम्मत दिखाने की सोचा तो था, लेकिन वो जैसे कि उसकी तरफ बढ़ के आ रही थी, उसके पाँव आगे की तरफ बढ़ ही नहीं रहे थे। चिंटू वहाँ से भागना भी चाहता था, लेकिन हिल नहीं पा रहा था। अब क्योंकि साकी ओना उसकी तरफ आगे को बढ़ने लगी, और ये डरावना मंजर शायद बड़ों की रूह को कपा देने वाला था। अब उस छोटे से बच्चे पे पता नहीं क्या ही गुजर रही होगी। फिर क्या था, क्योंकि साकी ओना उसके जस्ट पास आके खड़ी हो गई। और फिर क्या होना था, वही सवाल। उसने बालों को हटा के उससे पूछा कि मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ। जैसे ही उसने चेहरे से बाल हटाए तो वाकई ही बहुत सुंदर थी, अतुलनीय। उसे देख करके चिंटू के मुंह से निकल ही गया, आप बहुत सुंदर हैं दीदी, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। फिर क्या, डरते हुए उसने ये बोल तो दिया था, लेकिन अब वो जानता था कि अब ये दीदी अपना मास्क हटा के बहुत ही खराब सा चेहरा उसे दिखा देंगी। जैसे ही वो अपना मास्क हटाने लगी, क्योंकि साकी ओना का चेहरा देखने की हिम्मत उस छोटे से बच्चे के पास नहीं थी, शायद हम में से किसी के पास नहीं होगी। फिर क्या था, उसने अपनी आंखें अपने हाथ से जोरों से बंद कर ली। इतने में ही बहुत तेजी से एक टैक्सी आकर के रुकती है, और फिर से वही हुआ। उसकी माँ तेजी से गाड़ी से निकली और जोर जोर से चिल्लाने लगी, पॉमेट पॉमेट पॉमेट। ये तीन शब्द सुनते ही क्योंकि साकी ओना चिल्लाने लगी जोर से, और इतने में ही वो चिंटू को उसकी माँ उठा के टैक्सी में बैठ के गाड़ी से ही बहुत तेजी से निकल गई। क्योंकि साकी ओना ने बोला, इस बार तो तुम बच गए हो, अब तुम्हारे पास अगली बार बचने का कोई मौका नहीं होगा। उसके बाद क्योंकि साकी ओना शायद वहाँ से चली गई, पता नहीं। चिंटू और पोमीला दोनों ही एक दूसरे को गले से पकड़ के चिपक गए और रोने लगे। उसकी माँ ने बोला, सॉरी बेटा, मेरे को फिर से एक बार आने में देर हो गई। टैक्सी वाला बोला, मैं आपको इतनी जल्दी घर पहुँचा दूँगा, वो आ ही नहीं पाएगी। आपने शायद पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल किया था, इसलिए आप बच गए हो। दुआ मनाओ कि अगली बार आपका सामना क्योंकि साकी ओना से ना हो, क्योंकि वो दोबारा ये मौका आपको नहीं देगी। फिर क्या था, पोमीला समझ गई थी कि ये संकट की घड़ी है और इससे उसे निकालना ही होगा अपने बच्चे को, क्योंकि रोज़ रोज़ ये सब चीज़ें सहन नहीं कर सकता था। फिर क्या, वो अपने घर आ गई, उसका इलाज करवाया। बच्चा बुखार से बहुत ज़्यादा और डिप्रेशन में चला गया था, डर गया था उसे इतना करीब देख के। उसने हालांकि अपनी आंखों से हाथ घर पे जाके ही हटाया था, लेकिन उसकी माँ ने उसे साहस दिया और कहा, हम जल्दी ही यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। और वो वहाँ से अपना प्रोजेक्ट पूरा करके ट्रांसफ़र करके दूसरे कंट्री में चली गई। ये थी क्योंकि साकी ओना की कहानी। क्योंकि साकी ओना के बारे में पोमीला ने पता पहले ही कर लिया था। क्योंकि साकी ओना जापान के अंदर बहुत फेमस है, लोग वहाँ पे जानते हैं और दुआ यही करते हैं कि कभी उससे सामना ना हो। अगर उससे सामना आपका 2 बार होता है तो वो दोबारा आपको नहीं छोड़ती है। हालांकि ये कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है, और इस सच्ची घटना को मैंने आपको इसलिए बताया है कि अगर आप कभी जापान जाएँ तो इस बारे में ज़रूर ध्यान रखें। दोबारा सामना होने पर वो किसी को भी जीवित नहीं छोड़ती है। क्योंकि साकी ओना का चेहरा बहुत खूबसूरत था। उसके पति उसके ऊपर शक करता था, उसे लगा कि वो एक अच्छी लड़की नहीं है, उसे लगा कि उसे खूबसूरती का घमंड है, इसलिए उसके पति ने उसके चेहरे को ख़राब कर दिया था और इस तरीके से वो मर गई थी। तो उसे यही लगता था कि जो भी उसे खूबसूरत कहेगा वो अच्छा नहीं है, और जो उसे खूबसूरत नहीं कहेगा वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि इस खूबसूरती की वजह से ही तो उसकी ज़िंदगी गई थी, वो तड़प तड़प के जान दी थी। इसीलिए क्योंकि साकी ओना अपना दर्द सबको बताना चाहती है। जो उसे कहता है वो सुंदर है तो उसे अपने जैसा बना देती है, और जो उसे कहता है कि वो सुंदर नहीं है मास्क हटाने के बाद, तो वो कहती है कि तुम जीने लायक नहीं हो, क्योंकि वो दोनों ही हालत में दुख के साथ मरी थी, किसी ने उसे बचाया नहीं था।
इसलिए वो लोगों के साथ ऐसा ही करती है। तो जापान की यह है कहानी हम आप तक लेके आए हैं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा आपको कैसी लगी। आप जब भी जापान जाएं तो इस बारे में ध्यान रखें। आगे नेक्स्ट कहानियों के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब अभी कर लीजिएगा। बहुत सारी सच्ची घटनाएं हम आपके लिए लेके आते रहेंगे।